नींद खुलती है, पूछते हैं कहाँ की है, तो खुले रहते हैं। जयपुर और खुले ऐसा लगता है जैसे कोई भाई गया। गुरु मिलते नहीं, उनको ढूंढने पड़ते हैं। आपके पैर का कांटा आप ही निकालोगे भैया, और कोई निकालने नहीं आएगा। विद्या किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता है, पर इस मोटिवेशन से सुन लेंगे। बहुत कुछ सोचा था कि बहुत कुछ बता के आएंगे। काफी देर से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही कौशलपूर्ण यहाँ पे जो अभिनय हुआ, बड़े प्यारे से अनुभव एक अभिनय किए यहाँ पे। इन सबको देख के काफ़ी चीज़ें यूँ कह सकते हो कि मैं भूल ही गया कि मुझे बोलना ही क्या था। आप सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया, आपकी कला की मैं सराहना करता हूँ और आपकी शुभकामनाएं। मुझे कहना पड़ता है कि हॉबी भी आपको हमें पूछे रखनी पड़ेगी, हॉबी तो आपकी खुद की होगी। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो आप सभी बच्चों को जिन्होंने इतना बढ़िया सी प्रस्तुतिकरण दिया, उन सबको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इसी तरह से अपने कला का प्रदर्शन आगे भी जैसे जैसे कोई अवसर आता है उस पर करते रहना, इससे आप जिंदा रहोगे। जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, गणपत गुरुकुल नाम सेम है वैसे तो नाम अच्छा है तो डेफिनेटली काम भी अच्छा है। उनको भी मैं साधुवाद दूंगा, पूरी टीम को, इन्होंने पिछले 1 महीने से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के बेहद यूँ कहिए कि साध्य कार्य किए। इन्होंने घर घर जाकर बात की, इनको क्या मिल रहा था उस पर हम आगे बात करेंगे। तो इस पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत प्रयास किया। मैं मेरी बात शुरू करूँगा। यहाँ प्रांगण में जितने भी बच्चे बैठे हैं, जितने भी अभिभावक बैठे हैं, मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ कि आप सभी यहाँ पे आए हैं। काफ़ी देर से बैठे हैं, काफ़ी लोग और बैठने वाले हैं। ये बड़ी बात है। इस समय इस दुनिया में लोकतंत्र के इस युग में सब सुनना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता, और आप अगर सुनने के लिए बैठे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हम कल शाम को बाड़मेर से निकले थे और 600-700 किलोमीटर की ठीक ठाक यात्रा करके जयपुर पहुंचे थे रात को, और सुबह हम फुलेरा की धरती पे आए। फुलेरा को हमने हमेशा ट्रेन में ही देखा था। जब भी कभी बाड़मेर से जयपुर जाते हैं तो जब भी सुबह सुबह ट्रेन रुकती है ना, काफ़ी देर रुकती है, नींद खुलती है, पूछते हैं कहाँ की है, तो खुले रहते हैं। तो हमारे दिमाग में आता है कि बस जयपुर आ गया है, तो खुले रहे। जयपुर और खुलेरा ऐसा लगता है जैसे कोई भाई गया है। तो खुलेरा हमने उसी रूप में देखा। कभी भी खुलेरा की धरती पे हमें आने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। ये गणपत गुरुकुल का एक स्नेह था हमारे प्रति, और शिक्षा वो हथियार था कि गणपत गुरुकुल ने बाड़मेर से शिक्षा को बुलाया, हमें थोड़ी बुलाया, किसको बुलाया? एजुकेशन को बुलाया। हमारे जैसे तो कई घूमते हैं वहाँ पे बाड़मेर की सड़कों पर, खूब बैठे, कोई कमी नहीं है वहाँ पे। बाड़मेर की जनसंख्या खूब है। यहाँ पे अगर हम बाड़मेर से 3 लोग आए हैं तो उसके पीछे कारण सिर्फ एजुकेशन है। और इससे इस बात का महत्व समझना कि आप कितने भाग्यशाली लोग हैं कि राजधानी के ठीक पास में बैठे हैं। 1 घंटे की दूरी पे आप राजधानी पहुँच सकते हो, और हमें राजधानी आने के लिए 12 घंटे का सफर करना पड़ता है। बावजूद उसके इस क्षेत्र से अधिक अच्छे परिणाम मारवाड़ दे रहा है। कि आप लोगों के लिए सोचनीय और चिंतनीय विषय है। हमें जयपुर पहुंचने के लिए 12 घंटे का समय लगता है, आपको 1 घंटे का समय लगता है। उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में एजुकेशन का इतना इफेक्ट नहीं है, इतनी पहुंच नहीं है जितनी कि बाड़मेर जैसे क्षेत्र में आप जाओगे तो वहाँ आपको बहुत अधिक मिलेगी।
तो मुझे लगता है कि आपको बहुत एक्टिव होने की आवश्यकता है। हम आज उसी विषय पर बात करेंगे। अभी अपने उद्बोधक महोदया कह रही थी कि हमें गुरु नहीं मिले, इस वजह से हम लक्ष्य को उस जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ जा नहीं पाए। मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करूँगा, गुरु मिलते नहीं, उनको ढूंढने पड़ते हैं। गुरु ढूंढना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता, आसानी से गुरु का मिलता है। ढूंढने से आपको गुरु मिल सकता है। हाँ, भगवान जो है वैसे ही मिल सकते हैं, थोड़ी तपस्या करेंगे तो मिल जाते हैं, मगर एक अच्छा गुरु मिलना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए उनको ढूंढना पड़ता है। और हम हमेशा ईश्वर से अधिक तवज्जो गुरु को देते हैं। तो आप सभी को मैं ये कहूँगा कि आप भी ढूंढिए कि आपको कौन अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है, आपकी अगली पकड़ के आपको कौन जीवन की शिक्षा दे सकता है। तो गुरु का सानिध्य रखिए। हम आज उसी विषय पे बात करने वाले हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है, किस तरह से काम करना चाहिए, बेहतर जीवन कैसे जी सकते हो आपको। अभी मैं बैठा था तो कुछ बच्चों ने मेरे को चिट्ठियाँ पहुँचाई कि सर इस पे बात करना अपने उद्बोधन में। 10-12 चिट्ठियाँ थी बच्चों ने भेजी थी पीछे से। मैं उन चिट्ठियों के बिंदुओं को साथ में लेते हुए बात करूँगा। देखिए, अगर मुझे कोई पूछे कि इस जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आप अपने से कनेक्ट करते हुए बात को समझना। अगर मुझे पूछे कि इस जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो मैं कहूँगा 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक, स्वास्थ्य। अगर आप हेल्थ पे काम नहीं करते हैं तो पढ़ के भी आप बहुत ऊंचाइयों पे जाने के बावजूद भी आप काम के नहीं, आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, आप सिस्टम को सुधारने का कोई प्रयास नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद से जूझ रहे हो। और उसके बाद क्या जरूरी है, वो है आपके संस्कार। बहुत अधिक एजुकेटेड और नौकरी लगने के बाद में भी आप अगर अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, आप अगर अपने माता पिता को भूल रहे हैं, आप अपने बचपन के साथियों से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, अगर आप में इस प्रकार के संस्कार नहीं हैं, तो आपका आईएएस बनना भी शून्य है, उसका कोई महत्व नहीं। स्वास्थ्य के बाद संस्कार होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जीवन में जरूरी है वो है शिक्षा। बिना शिक्षा के व्यक्ति और जानवर में बहुत अधिक फर्क नहीं होता। एक एजुकेशन ही है जो आपको पूरी भीड़ से अलग करती है, एक एजुकेशन ही है जो आपको मंच के ऊपर आमंत्रित करती है, एक एजुकेशन ही है जो आपको अलग दृष्टि से देखने के लिए लोगों को मजबूर करती है, एक एजुकेशन ही है जो आपको अंदर से इतना परिष्कृत करती है कि आपका जीने का नजरिया बदल जाता है। एक एजुकेशन ही है जो आपको हर वक्त हर लड़ाई में लड़ने के लिए शक्ति देती है। एक एजुकेशन ही है जो आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, आपके पास कुछ नहीं हो, उसके बावजूद भी आपको बड़े से बड़ा मंच प्रदान करती है। शिक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण औजार है, ये बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने आप को बंजर भूमि में भी स्थापित कर सकते हो। इसलिए ये मत सोचना कि हमारे घर पे खूब पैसे हैं, हमारे खूब खेती होती है, हमारे घर पे खूब बिजनेस है, हमारे कोई कमी नहीं है, ये सोच के आप शिक्षा को कभी भी दरकिनार मत करना। देखोगे कि जो बहुत बड़े बड़े परिवार है जिनकी करोड़ों में इनकम है, उनके बच्चों की हालत बड़ी खराब है। न शिक्षा है, न संस्कार है, न स्वास्थ्य है। क्यों? क्योंकि जब उनको सब कुछ बैठे बैठाए मिल, आपको कुछ सालों बाद समझ में आई संपत्ति कभी भी हाथ से जा सकती है। 17,500 करोड़ का मालिक जीरो पे आ गया और घर बिक गया। ये पिछले साल की बात है, कोचिंग टाइकून की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँ। 17,500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उस कोचिंग सेंटर के पास में। ऑनलाइन दुनिया का सबसे बड़ा जीएंट था। एक साल में क्या स्थिति आती है कि सब कुछ बिक जाता है। सहारा के मालिक को देखो, अरबों का मालिक था, लास्ट की जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी।
संपत्ति का स्थायी तत्व है, कभी भी जा सकता है, इस पे आपको कभी घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। स्थायी तत्व होता है, वो होता है एजुकेशन, संस्कार और स्वास्थ्य। और मैं सभी विद्यार्थियों को जहां भी जाता हूं तब कहता हूं कि हम लोगों को अगर यहाँ पे आमंत्रित किया गया है तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया गया कि हम लोग शिक्षा की बात करेंगे। हमारा ना कोई खेल से कोई मतलब है, ना कला से कोई मतलब है। हम एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे एजुकेशन की बात करते हैं। और हम कहते हैं कि अगर हम 600-700 किलोमीटर से दूर से चल के आए हैं और आप अगर हमें सुन रहे हैं, तो मैं हमेशा ये चाहता हूं कि कम से कम आप में से 20 लोग भी हमारी बात को सुने और उसका अनुसरण करें, तो आपका आना ठीक होता है। अन्यथा भाषण देके हम चले जाते हैं, समाज और गांव और क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ये परिवर्तन कब होगा? जब आप इन चीजों का पालन करोगे। इसलिए कहता हूं कि आज से मैं आपसे उम्मीद रखूंगा, सारे बच्चों से, सारे विद्यार्थियों से, सारे अभिभावकों से, कि आप पढ़ाई पे बहुत ध्यान देंगे, खूब मेहनत करेंगे। अभी इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में आ रहा था ना कि जयपुर जाके पढ़ो या फुलेरा में पढ़ो। आप कैलाश पर्वत भी चले जाओगे ना, पढ़ना आपको भी। आप दिल्ली चले जाओगे तब भी पढ़ना आपको। आप कहीं भी चले जाओगे ना, टेबल और कुर्सी पे बैठ के पढ़ना आपको नहीं है। चाहे जयपुर में रह के पढ़ो, चाहे फुलेरा में या बाड़मेर के किसी बॉर्डर स्थित 100 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से किसी गांव की, किसी ढाणी की, किसी खेत में, किसी खेजड़ी के नीचे बैठ के भी बच्चा IAS बना हुआ है। जगह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो स्टूडेंट है जो कितना अंदर से पावरफुल है, कितनी इच्छा शक्ति को अंदर दबाए हुए बैठा है कि मेरे हालात मुझे ही ठीक करने हैं। आपके पैर का कांटा आप ही निकालोगे भैया, और कोई निकालने नहीं आएगा। आपको चाहिए कि आपकी पहचान बने, तो आपको ही त्याग करने पड़ेंगे, आपको ही पढ़ने पड़ेगा। किसी और की बैसाखियों से आप अपनी पहचान कभी नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। आप किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ फोटो खींच के, उसके साथ चल के, उसकी चापलूसियां करके कभी भी अपनी पहचान नहीं बना सकते। आप अपने आप को इवन खत्म कर रहे हो। स्वतंत्र पहचान होनी चाहिए आपकी। इसलिए कहता हूं कि बैसाखियों के सहारे नहीं जीना है हमें। स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, जहां भी रहे भरपूर पढ़े, और जब पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो जैसे अभी आप कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा करें। अभी हम और सुरेंद्र जी बैठे थे मेरी लाइब्रेरी में, बाड़मेर के अंदर मेरे पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है। किताबों के बीच में एक हारमोनियम रखा हुआ। सुरेंद्र जी ने कहा कि इसकी क्या जरूरत है? इसकी सबसे अधिक जरूरत है। किताबें मन की शक्ति है, किताबें आपको अच्छा महसूस करवाती है, और हारमोनियम आपके भावों की शक्ति है। जैसा म्यूजिक सुनते हैं वैसा सोचना शुरू कर देता है। जैसे एक नृत्य का गाना आता है, व्यक्ति झूमना शुरू करता है। सैड सॉन्ग आता है, व्यक्ति रोना शुरू करता है। जिम वाला सॉन्ग आता है, व्यक्ति अच्छा ताकत महसूस करता है। जिम में आप जाना, कभी सैड सॉन्ग नहीं लगा होगा, वहां पे कोई पंजाबी ऐसा गाना होगा जहाँ पे व्यक्ति है वो बहुत अधिक क्षमता से अधिक है, वो ताकत लगा के एक्सरसाइज करता है। ये भावों का जो भोजन है ना, वो एक्चुअली ये कला है। आपको जो चीज अच्छी लगती है वो करना होता है, तभी आप है वो अंदर से जिंदा रहते हैं। तो मैं कहना चाह रहा था कि आप अपनी पहचान बनाएं, दूसरों के भरोसे मत रहो। एक हमारा साथी था जिनके पिताजी आराम ना शाम ना हो, तो उसने फटाक से बोल दिया कि मेरे पापा इंडियन है। तो तहसीलदार साहब ने कहा कि तू क्या है? पापा छोड़, तुम क्या है? मैं कुछ नहीं, खुद को बना। पापा के टुकड़ों पे बहुत अधिक नहीं पल पाएगा बेटा, अपनी आइडेंटिटी बना। पापा इंडियन थे, उन्होंने मेहनत की थी, तू उनके टुकड़ों पे पल रहा कर क्या रहा है? उसके बाद से मैंने उसके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि मेरे पापा इंडियन, क्योंकि इंडियन है तो उन्होंने मेहनत की थी। आपकी पहचान क्या है? इसलिए अपनी पहचान बनाइए, खूब मेहनत कीजिए। पढ़ाई जीवन में केवल नौकरी के लिए जरूरी नहीं है। इस बच्चे ने जो अभिनय किया उसमें आपने दो चीजें नोटिस की हो।
पहले की उसको नौकरी लगती है वो चीज़ मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हासिल कर लिया हो ना, वो उन चीज़ों के महत्व नहीं करता। हमने सारी परीक्षाएं पास की तो हमें लगता नहीं है कि परीक्षा पास करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 2009 से लेके आज 2025 चल रहा है, पिछले 16 साल से मैं 6 नौकरियां चेंज कर चुका हूँ। मुझे कभी ऐसा लगता नहीं कि परीक्षा पास करना वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। आप पढ़ोगे तो आप मेरे से भी अधिक करोगे, ये तय बात है। कोई उसकी गलत आदत नहीं, अच्छा व्यक्ति कर गया था। अगर वो नौकरी नहीं भी लगती तब भी वो जीवन में सफल है, क्योंकि पढ़ाई केवल नौकरी नहीं देती है, पढ़ाई जीवन जीना सिखाती है। पढ़ाई आपको नजरिया देती है, लोगों को देखने का नजरिया। पढ़ाई व्यक्ति को मानव से मनुष्य बनाती है, केवल नौकरी नहीं देती। पढ़ाई आपको वो देती है जो दुनिया को दिखता है, आपको नहीं दिखता। आप नहीं नोटिस कर पाओगे आप क्या हो, दुनिया देखती है कि आप क्या हो। मैं इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा नहीं हुआ। मैं मेरा काम से दर्द से कर रहा हूँ, मुझे इतना ही पता है, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन दुनिया के लिए वो क्या थे आपको पता है। तो शिक्षा वो देती है जो आपको नहीं पता कि आप क्या हो चुके हैं, और दुनिया आपको अलग दृष्टि से देखती है। मैं खुद जब इन चीज़ों को महसूस करता हूँ, कॉलेज से लेके बच्चों को से मिलता हूँ, बच्चों के अभिभावकों से मिलता हूँ, और उस टाइप से ऐसा लगता था कि कोई ऐसे लड़ाई खोर टावर होते हैं ना, उस टाइप से ऐसे लगते थे हम भी। फिर धीरे 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 अच्छे लोगों से मिले, पढ़ने वालों से जब मिले ना, तब लगा कि जिंदगी ये जी रहे, हम तो नहीं जी रहे भाई, ये बाड़िया कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। पहले बाड़ी हटाई, फिर दाढ़ी हटाई, फिर बाल हटाए, छोटे छोटे किए, उसके बाद में इंसानों की तरह रहना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे देखते लगा कि हाँ 3-4 साल के अंदर पढ़ते लगा कि अब ठीक इंसान बनने गया, लोगों लड़कों की तरह नहीं लगा। शिक्षा बहुत परिवर्तन करती है, इसके परिवर्तन धीरे धीरे दिखते हैं। मैंने 2005 में 12वीं कक्षा की थी और 2003 में मेरा 10th था। 3 में जब मेरी 10वीं हुई तो उस समय मेरे 49% बने, 49%। एक चिट्ठी आई थी अभी कि मेरे 55% है, कहीं लगेगी कि नहीं लगेगी। अभी चिट्ठी एक आई थी मेरे पास, आपके 55 है तो आप तो मेरे से 6% आगे हैं। फिर मैंने 12वीं में बहुत मेहनत की तो मेरे 61% थे। जिंदगी का पहला फर्स्ट डिवीजन था और आखिरी भी वही। तो एक था कि भाई इस आदमी का कुछ होना नहीं, क्योंकि बदमाश टाइप थे ही, क्योंकि मैंने कहा एक बार लगता है ना क्या, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है उसका। आप जैसा पहना हो आप पहनो, जैसे मैंने सोबर पैंट पहन के शर्ट अंदर डाल दिया तो मैं व्यवहार भी उस अनुसार करूँगा कि नहीं मैं एक ठीक ड्रेसेस में आया हूँ तो मैं उस हिसाब से बात करूँ। यहाँ पे मैं अगर ड्रेसेस में आता हूँ ना पहन के उस अलग टाइप के कपड़े, अलग टाइप के बाल वगैरह, तो फिर मेरा व्यवहार भी उस हिसाब से होगा, क्यों मुझे लगेगा कि मैं तो उस टाइप का है। तो जब हम शिक्षित व्यक्ति के साथ तुलना करते हैं तब लगने लगता है कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं वास्तव में वो जिंदगी नहीं, हम गलत फहमी में जी रहे हैं। जिंदगी वो है जो एक एजुकेटेड व्यक्ति जी रहा है, शिक्षित व्यक्ति जी रहा है, जो दिन में 5-6 घंटे किताबों में रहता है, जो अपने शाम को जाके अपने परिवार के साथ रहता है और दिन के 1-2 घंटे खेल मैदान में रहता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। जिंदगी असल में वो जीता है। बाकी जितने भी लोग हैं जिनका यूँ समझिए कि एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, वैसे लोगों को मैं बताऊं आगे बहुत कठिन जीवन है, बहुत कठिन जीवन है। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि शिक्षा अर्जित करें, केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि शिक्षित होने के लिए शिक्षा अर्जित करें। आप दुनिया की भीड़ में अपने आप अलग हो जाओगे, अपने आप अलग हो, और ये चीज़ें आपको 1-2 साल के अंदर महसूस होगी। शिक्षा आपको रोजगार भी देगी, सारी चीज़ें, और शिक्षा के साथ साथ आप अपने बहुत अच्छे संस्कार हैं। कोई बड़ा व्यक्ति आता है, कोई माता पिता के तुल्य है, उनकी बात को सुने, उनके पैर छुए, उनको झुक के नमस्कार करें, क्या जाता है आपका। लेकिन ऐसा करने से वो आप उनकी नज़रों में अच्छे लड़के, अच्छे बच्चे के सामने है वो रहोगे। इसलिए संस्कारों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपके बोलने से पहले आपके संस्कार हो जाते हैं। ये चीज़ें जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। और आप सभी यहाँ पे
धोलेरा का एरिया तो वैसे अभी मुझे कहा कि छोटा एरिया है। मैं आपको बताऊँ, हमारे जो बाड़मेर क्षेत्र में जो गाँव है उनको देखता हूँ तो मुझे ये बाड़मेर जैसा जिला नजर आता है। हमारे बाड़मेर जिले में जो सड़क, सिटी में एक ही सड़क है, तो हमें तो ये बाड़मेर जैसा जिला ही नजर आ रहा है। मुझे किसी सूरत में ये छोटा कस्बा नजर नहीं आया, बड़ा ही कस्बा है। और आप लोग एजुकेशन का काम कर रहे हैं, हमने बताया। पिछले साल भी गणपति जी ने मेरे से आग्रह किया था कि मैं जयपुर आया था किसी कार्यक्रम में, तो सर यहाँ आ जाओ, एक बार बच्चों से मिल लो। मेरी कार्यक्रम की कुछ व्यवस्था तो नहीं आ पाया। इस बार आपने कहा कि मेरा 5 तारीख को जन्मदिन है और मैं जन्मदिन पे मोटिवेशन सेमिनार रख रहा हूँ, तो आप जरूर बताएं। मैंने कहा 5 को मैं नहीं आऊँगा, वर्किंग डे है, मुझे कॉलेज में पढ़ाना पड़ता है। मेरे लिए बच्चों को पढ़ाना किसी कार्यक्रम में जाने से ज़्यादा जरूरी है। 5 तारीख को मैं नहीं तरह के भाषण दे रहे हैं कि बहुत पढ़ाई करो। अरे पढ़ाई कहाँ से करें, आप चले गए घर से। मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति हो, तो मैंने कहा 5 का नहीं बैठेगा। आपका जन्मदिन की शुभकामनाएं हम आपको 3 तारीख को प्रेषित करते हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, इसी वजह से अपना जन्मदिन मनाते रहें और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। हर जन्मदिन पर इसी तरह से सेमिनार है, क्योंकि होता क्या है, एक बार हम 2012 में स्थिति हूँ, मैं 12 से सेमिनार कर रहा हूँ। 12 में किसी स्कूल में हम सेमिनार करने गए, गटरा साइड का हमारे स्कूल था, हमारा 150 बच्चे। हमने वहाँ पे 8वीं कक्षा के इन बच्चों को जो इनाम देते हैं वो इनाम दिए। 8वीं कक्षा क्लास में प्रथम, 6ठी, 7वीं, 8वीं इनाम दिए, सब चीजें हो गई। 2024 के अंदर हम एक किसी प्रोग्राम में गए, तो वहां पे मेरे साथ ठीक तो हम तो वहां पे 3-4 अतिथि और थे। एक अतिथि थोड़े से लेट आए, जैसे ही आए आते उन्होंने मेरे पैर छुए और पैर छू के पास में बैठे। मैंने कहा भाई, मैंने पहचाना नहीं, तो सर मैं लहसुनदार हूँ और 2022 का शायद वैकेंसी बताई, उसमें लगा हुआ हूँ। 2011-12 में मैं आपके हाथों से सम्मानित हुआ था, शायद 8वीं या 10वीं कक्षा बताई थी। और वहाँ से दिमाग में आया था कि मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। वहाँ से मैंने मेरी पढ़ाई धीरे धीरे शुरू की। कॉलेज टाइम में मैं आपसे एक बार फिर मिला, उसके बाद में मैं चला गया तैयारी करने, और पहला किस तरह से चीज़ें होती है। तब मैं सोचता हूँ कि जब कभी ऐसे सेमिनार होते हैं यहाँ पे जो लोग आके बोल के जाते हैं, कोई एक अलग भी आपको शब्द उनका प्रेरित करे और आपके, तो मैंने मेरी सैलरी का एक हिस्सा फिक्स कर रखा है ऐसे स्टूडेंट्स। पढ़ाई चलती है, कई बच्चे नौकरी लेके वापस आते हैं और कहते हैं सर ये पेमेंट हमने आपसे 20,000 रुपये लिए थे 6-7 महीने के, तब मैं आपसे एक बात कहता हूँ बेटा मेरे इस पेमेंट से कुछ होना नहीं। एक यात्रा करते हैं जयपुर की, तो ये यात्रा यूँ करा, कोशिश करना कि आगे किसी एक गरीब बच्चे की अंगुली पकड़ के उसको पढ़ा लेना। एक मुझे वो एक वाला आप साथियों से भी मैं कहूँगा कि अगर आप आर्थिक रूप से ठीक है तो निश्चित तौर पे अपना ऐसा कोई भी साथी हो, ऐसा कोई आसपास गरीब बच्चा हो, तो आप उसकी हेल्प करें। आप 2,000 रुपये हेल्प करोगे, ईश्वर आपको 20,000 रुपये देगा। आप जो दोगे वो लौट के आता है। आप किसी को गाड़ियाँ दोगे तो भी लौट के आएगी, आप किसी को दुआ दोगे तो भी लौट के आएगी, आप किसी की मदद करोगे तब आप संकट में होगे, तब आपके लिए वो चीज़ें लौट के आएंगी। हेल्प करिए, आप जितनी कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता होती है आप हेल्प करिए। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ। अभी बाड़मेर में ऐसी घटना हुई, तो उसमें कोई केस हुआ, तो केस में FIR के अंदर मम्मी पापा और भाई तीनों का नाम दे दिया, तो तीनों को पुलिस ने जेल में डाला। पीछे बच्ची, एक बच्ची 12वीं कक्षा की, एक लड़की बची। अब वो मानसिक रूप से ऐसी होगी कि इसके माँ बाप और भाई तीनों जेल में चले जाएं, तो 12वीं क्लास की बच्चे के मानसिक रूप से ऊपर क्या गुजर रही होगी आप समझ सकते हैं। उनके सामने एक मैडम रहते जिनका बाड़मेर से कोई संबंध नहीं, वो दूसरे जिले के, वो वहाँ पे अध्यापक लगे हुए हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें देखने के बाद उस बच्चे को कहा कि बेटा तू मेरे पास आ रहा, तो उस घर में रह नहीं पाएगी, ऐसे तो सब जेल में चले गए। और उस मैडम ने उस बच्ची के ऊपर काम करना शुरू किया। बच्ची का
यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर में फॉर्म डालवाया, फीस मैडम ने अपने घर से दी। उसके बाद आगे कैसे तैयारी करना ये से तो वो मैडम उस बच्ची को लेके मेरे पास आए और मेरे को कहा कि सर इस बच्ची की ये स्थिति है और अब इसका क्या करना है। तो पहले तो मुझे लगा कि मैडम को पूछा, मैंने कहा आप लोग, मैं सर गार्डन की नहीं हूँ, मेरी 18 में पोस्टिंग यहाँ हुई है, तो ये बच्ची मेरे सामने रहती है तो इसकी स्थिति ठीक नहीं है और मुझे ये देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं इसको पढ़ाऊंगा, जबकि दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक शिक्षक कितना संवेदनशील है और उस बच्ची को वो ग्रेजुएशन में उसका फॉर्म डाल दिया, फीस भर दी और फिर मैंने कोचिंग की व्यवस्था करवा। अब वो बच्ची का कॉलेज उधर चल रहा है और शाम का कोचिंग चल जाता है, बच्ची मन लगा रहता है, 10-12 घंटे आराम से पढ़ लेती है। ये बात अभी 15 दिन पहले। इसलिए कहता हूँ कि खुद का पढ़ना ही जरूरी नहीं है, आप अगर समर्थ है तो आप अपने किसी साथी की भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जीवन बड़ा क्षण भंगुर है, कभी भी आप जा सकते हैं, किसी का पता नहीं चलता। छोटी सी जिंदगी है, निर्धारित नहीं है कब जाने वाले हैं, तो ये जितनी बची जिंदगी आप उसमें अच्छे व्यक्ति बने रहें। लड़ाई झगड़े, द्वेष, ईर्ष्या, द्वंद्व, इन सबसे एनर्जी खराब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक दिन चले जाओगे, ये सब यही रहेगा। इस वजह से कहता हूँ कि बेटा एजुकेशन के साथ साथ में संस्कारों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे होंगे हर साल हजारों लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं। हमारी कॉलेज शिक्षा में देखोगे तो सैकड़ों प्रोफेसर बने हुए, कोई एक आधा नहीं है। अगर किसी ने कुछ एक्स्ट्रा काम किया अच्छे संस्कार के रूप में, अच्छे व्यक्ति के रूप में, निश्चित तौर पे जीवन में कभी भी आप पीछे नहीं गए। जीवन में आगे बढ़ने का सिंपल सा तरीका यही है, बस अपने कर्तव्य करते जाए। आज आपको सुविधाएं मिली हुई है तो आपको लग रहा है कि जीवन भर ऐसे ही रहेगा, नहीं रहेगा ऐसे। वक्त बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। आज आप ठीक स्थिति में हैं, कुछ ही समय बाद ऐसी स्थितियां आती हैं। स्वामी विवेकानंद जी के पिता कलकत्ता के अंदर वेल नाउन एडवोकेट थे, बहुत बड़े जज हुआ और कलकत्ता में उनकी धाक चलती थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अचानक से क्या होता है, नियति पलटी कैसे मारती है और विवेकानंद जी के पिताजी की डेथ हो गई। मृत्यु होने के बाद में पूरा परिवार सड़क पे आ गया, हवेलियां बिक गई, खाने के लाले पड़ गए, पैसे नहीं थे पास में। जो परिवार बड़े थे घर में, अगर मन की करूं तो सन्यास ले लो, दुनिया ये कहेगी कि जिम्मेदारियों से भाग गया, और अगर जिम्मेदारियों का निर्वहन करूं तो मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, सन्यास लेने का। बड़ी द्वंद्व की स्थिति में आ गए। तब वो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के पास आए, उन्होंने कहा कि आप अपने मन की करिए, सन्यास लीजिए, आपके घर हर महीने में चेक भेज दूंगा। आपकी माताजी जब तक जिंदा है तब तक खेतड़ी से पैसा कलकत्ता जाता रहेगा, आपको उस और नहीं देखना है, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करिए। तो जब विवेकानंद जी को भी अजीत सिंह की जरूरत पड़ सकती है, हम उनसे बड़े हैं, तो एक दूसरे की मदद करें। समय कभी पलटी मार सकता है, इसलिए जितना समय मिल रहा है उस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, क्योंकि आज के दौर में मोबाइल की दौर है, तकनीकी का दौर है, गेमिंग का दौर है। ऐसे में अगर भटक गए तो वापस लाइन पे जिंदगी में कभी नहीं आओगे। और जो चीजें करने में बहुत आनंद आता है वो अक्सर गलत होती है, याद रखना। जो चीजें करने में बड़ा आनंद आ रहा है, जो बातें सुनने में बड़ी प्यारी लग रही है, वो अक्सर गलत होती है, क्योंकि सफलता हो या मंजिलें हो वो हमेशा कठिन रास्तों से होकर गुजरती है। आसानी से जो मिलता है वो हमेशा नुकसानदायक है। इसलिए
अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें आपको मजा आ रहा है, इस समय पैसे कमा रहे हो शॉर्ट तरीके से, तो आप इन चीज़ों से बचना और खूब सारी मेहनत करना। हम इतना ही चाहते हैं, हमारे आने का मकसद यही है कि आप में से कोई 10 बच्चे इस बात को सुने और भविष्य में कभी हमारे पास मिठाई लेके आए कि सर मैंने वो गणपत गुरुकुल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, सुना था, उसके बाद में हमने हमारे जीवन के डायरेक्शन को थोड़ा बदला, हमने पढ़ाई पे ध्यान दिया, जीवन को सरल बनाने पे ध्यान दिया, अच्छा जीवन जीने की कोशिश की, अपने संस्कारों को प्रबल किया और आज मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। इस बात की मैं आपको मिठाई खिलाना चाहता हूँ। तो हमारा आना सफल होकर और आप सभी से मैं ये उम्मीद रखूँगा और इंतज़ार भी करूँगा कि ये अवसर आप हमें देंगे कि नहीं देंगे? पढ़ाई करेंगे, संस्कार प्रबल करेंगे और अंदर जो कला है उसको जिंदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखिए। खेलने की इच्छा होती है, खेलने जाइए। आज भी कोचिंग, कॉलेज सब में बिजी होने के बावजूद भी शाम को 1 घंटा में बच्चों के साथ हॉस्टल जाता हूँ, बॉलीवुड खेलने के याद जाता हूँ। नहीं जाता हूँ तो बच्चे कहते सर आए ही उठे आए आज मैं बड़े बोल रहा है पता से आया उठे नहीं और हमारा गेम सेट हो गया। गेम क्यों नहीं सेट होता? क्योंकि बच्चे अनुशासनहीनता करते हैं। मैं जाता हूँ चुपचाप खेल देता हूँ। आज भी जाता हूँ क्योंकि अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रहना चाहिए। खेलिए कूदिए, व्यवहार बड़ों सा होना चाहिए, जीवन बच्चों सा होना चाहिए, बात परिपक्व होनी चाहिए। बात कैसी होनी चाहिए? परिपक्व होनी चाहिए। कहीं बात करें, हम लोग बच्चों से बात करते हैं। जब मैं सेकेंडरी ग्रेड शिक्षक था, वरिष्ठ अध्यापक, तो 8वीं 9वीं वाले बच्चों को जैसे अभी ये बच्चे बैठे ऐसे बिठा के मैं बीच में बैठता था और हम पढ़ते थे। उनको नहीं लगता था कि हमारे गुरु जी ठीक है बच्चों की तरह। जब मैं स्कूल लेक्चरर था तो 12वीं वाले बच्चों को नीम के नीचे ले जाके और वहाँ कुर्सी रख के और घंटा 1.5 घंटा पढ़ा देता था। उन बच्चों को भी हम भावनात्मक रूप से मित्र नजर आते थे। जब हम कॉलेज में आए तो वहाँ पे आपको पता है कि भाई शुभम रेवाड़ बैठे हैं, छात्र संघ बड़े मजबूत हैं और ऐसी स्थिति है कि बच्चों में 2 मिनट में आंखें लाल कर देते हैं बच्चे, लेकिन गलत होता है तभी करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 7 साल से कॉलेज में। स्थिति ये आती है कि बड़े से बड़े बच्चे तो गुट अड़ जाते हैं तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं जाओ थोड़ा। मैं जाता था, की दिक्कत है और सर सॉरी सर जाओ थे आया हमें मानदाना पड़े। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और कोई जब भी बच्चे आते हैं तो पैर छू के क्लास में जाते हैं। कई मेरे साथी बाहर से आकर देखते हैं बहुत बड़े बच्चे पैर छूते हैं। व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि बच्चे पैर छूने के लिए मजबूर हो और उनको बड़े सम्मान अच्छा लगता है। तो कॉलेज के अंदर जब हम आए तो हमारे बच्चों के साथ बहुत ही मित्रतापूर्वक व्यवहार है, बहुत मित्रतापूर्वक। क्लास के अंदर हम शिक्षक होते हैं, बाहर इतनी अच्छे से बात करते हैं क्योंकि बच्चे कॉलेज के बच्चे तो सही बता रहा हूँ मेरे से सब बड़े नजर आते हैं, लेकिन बढ़िया से पढ़ रहे हैं। तो जैसा आप जिन जगह बैठते उस हिसाब से बात होनी चाहिए। जब हम प्रोफेसर के साथ बैठते तब हम उस हिसाब से बात करते हैं। जब कोई सीनियर प्रोफेसर आते तब हम बोलते नहीं, सिर्फ सुनते हैं। कई बार प्रकांड पंडित व्यक्ति आ जाते हैं, सिर्फ चुपचाप 1-1 घंटा सुनते हैं कि इनकी एक बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में किताबें जितनी शिक्षा नहीं देती ना उतनी एक ठोकर ही दे देती। एक ठोकर लग गई ना जीवन इतना सिखा देगा जो हमारा 1 घंटे का भाषण नहीं सिखाएगा। इसलिए हम सुनते हैं कि ये जो लोग बोल रहे हैं ना ये किताबी भाषा नहीं है, ये इनके जीवन का 50 साल का अनुभव है, ठोकरे खा खा के सीखे। इसलिए हम वहाँ सुनते हैं। तो आप लोगों को भी ऐसा बड़ों के जैसा व्यवहार करना, परिपक्वता से बात रखनी और बच्चों के जैसा जीवन जीना। ऐसा ज्यादा कोई ऐसे घमंड में वगैरह यूं एटीट्यूड नहीं, बच्चों की तरह। बच्चे कैसे होते हैं बिल्कुल आप देखना, भले एक अरबपति परिवार का या एक झुग्गी झोपड़ी से आया हुआ, दोनों साथ में बैठ के खेलेंगे, दोनों साथ में एक दूसरे का टिफिन शेयर करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं एक और नहीं है। ये भेदभाव वाले भाव तो बच्चा बाद में देखता है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको समाज में वो विचार, उसके दूषित विचार डाल दिए जाते हैं और बड़ा होते होते वो भी बड़ा भेदभाव करने लग जाता है। इसलिए बच्चों जैसे रहिए, खूब पढ़िए। हमारा शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी। आपने हमें आमंत्रित किया और
इस मंच के योग्य समझा। आप सभी बच्चों ने पिछले 2-2.5-3 घंटे से कंटिन्यू यहाँ बैठ के हमारा इंतजार किया, हमें सुना। इस हेतु मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो संस्था है यहाँ पे गणपति गुरुकुल, ये और बढ़िया मेहनत करें और इस क्षेत्र में शिक्षा का बहुत प्रसार करें। आप भी उनको कोऑपरेट कीजिए। एजुकेशन सबसे ज़रूरी है और इसमें लेने वाले, अर्जित करने वाले खूब मेहनत कीजिए। हमारी कहीं भी ज़रूरत महसूस हो तो निश्चित तौर पे आप याद करना, हमारे से जो बन पड़ेगा हम डेफिनेटली आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद।